without addressing the elephant in the room, which are the structural causes of why we see recurrent militant extremism, violent extremism, and some forms of this extremism manifest in the form of violence or terrorism. Soft counter terrorism जो काउंटर नैरेटिव की डोमेन है, जो रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, डीमोबिलाइजेशन की डिबेट है, उसके थ्रू टैकल कर रहे हैं. कंटेस्टेड नोशन ऑफ नेशनलिज्म है. इस डिबेट को किसी भी तरीके से जितनी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो सेटल नहीं करेंगे तो वो गैप्स रहेंगे. लेकिन जब यहाँ से हुआ था तो वो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मेरे हिसाब से हमने वेस्ट कर दिया कि अब हम वो जो अमेरिकन फ्रेमवर्क ऑफ काउंटर टेररिज्म है उससे हटते जाए और मोर इंडिजिनस वेज ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म उसकी तरफ जाए. काउंटर टेररिज्म जो है वो ग्लोबल प्रायोरिटीज में हायरार्की में बिल्कुल बॉटम पे आ गया है. ड्रोन्स यहाँ पे क्वाड कॉप्टर्स यूज हो रहे हैं. क्वाड कॉप्टर्स भी चाइनीज ओरिजिन के ज्यादातर यूज हो रहे हैं जो छोटा पे लोड ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम द एयर. लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो काफी सोफिस्टिकेशन उसके अंदर आती जा रही है क्योंकि मसला है ओवरलैपिंग मैंडेट्स का, ब्यूरोक्रेटिक टसल्स का, कॉन्ट्रडिक्शंस का और रिसोर्सेज देने का. जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, एम्पावर करके रिस्पॉन्सिबल करें ना, अकाउंटेबिलिटी करें. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफीरा फिरदौस और आप देख रहे हैं कियोस नॉलेज, वेयर हेडलाइंस मीट डेप्थ एंड नॉइज गिव्स अवे टू नॉन्स. आज की एपिसोड में हम मिलिटेंसी एंड काउंटर टेररिज्म पर बात करने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस में से एक है. 2 दहाइयों की कोशिशों के बावजूद आज भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक परसिस्टेंट थ्रेट है. इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क में कुछ मिसिंग लिंक्स हैं या कुछ चेंज होने की ज़रूरत है? इन सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट अब्दुल बासित. अब्दुल बासित एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंगापुर में एज सीनियर एसोसिएट फेलो काम करते हैं, जहां पर वो साउथ एशिया की मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज़म के इश्यूज़ पर फोकस करते हैं. वेलकम अब्दुल बासित. Thank you so much for joining us. Thanks for having me, Afira. Good to be on your podcast. So हम अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ वहीं से करेंगे जो मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को एड हॉक कंसिडर किया जाता रहा बहुत सालों तक. रिएक्टिव हैं रादर देन स्ट्रेटेजिक. पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं, इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली टेररिज्म का जो थ्रेट है वो इवॉल्व होता रहा. सो मेरा आपसे सवाल ये है कि टेररिज्म क्यों परसिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्यों अभी तक स्ट्रगल कर रहा है इसको कंटेन करने में? थैंक यू अफीरा. देखें, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना वो तो चेंज नहीं हुए और मैं उन पे आता हूँ. तो आप एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो बहुत ही कोजेंट और कोहेरेंट हो उसको ले आए, बड़ी एक वेल थॉट आउट आपके पास पॉलिसी हो और आपके जितने मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज हैं, वो अगर सिंक्रोनाइज कर भी जाए तो विदाउट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, विच आर द स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ why we see recurrent militant extremism, violent extremism, and some forms of this extremism manifest in the form of violence or terrorism, it will not go away. अब वो क्या है? तो बेसिकली कर हम ये रहे हैं, अगर आप जो करंट पूरा थ्रस्ट है रियासत का उसको कंसेप्चुअली देखें तो हम कर ये रहे हैं कि जो हमारा टॉप के ऊपर कंटेस्टेड नेशनलिज्म है, जिसके ऊपर एक डिबेट अभी सेटल्ड नहीं है कि ये एक वेलफेयर मुस्लिम स्टेट है या ये एक इस्लामिक स्टेट है, उसको हम एज अ रियासत सेटल, हमने एज अ सोसाइटी सेटल नहीं किया. तो फिर होता यह है कि जब आप उन कॉन्ट्रडिक्शंस को छोड़ देते हैं और यू शाई अवे फ्रॉम सेटलिंग दोज more serious and troubling questions,
तो कर हम ये रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस टॉप पे एग्जिस्ट करती हैं उसको तो हम ना छेड़े, लेकिन उन कॉन्ट्रडिक्शंस की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो एड्रेस हो जाए। अच्छा, ऐसा होगा नहीं। क्यों? कि जो कंटेस्टेड नोशंस ऑफ नेशनलिज्म है कि क्या ये रियासत एक मुस्लिम स्टेट है या एक इस्लामिक स्टेट है, आप कह सकती है कि जी आप तो नॉमेनक्लेचर में और सिमेंटिक्स में फंस गए। ऐसा नहीं है। इसको जब तक आप सेटल नहीं करते तो इतना गैप रह जाता है, इतना गैप रह जाता है जिसके अंदर इस तरह की जो शरिया मूवमेंट्स हैं वो आती जाती रहती हैं। कोई कुछ अरसा, थोड़ा अरसा के लिए जो है वो परसिस्ट करती है, कुछ लंबा अरसा परसिस्ट करती है, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन नए नामों से आ जाती है और अपने अपने एजेंडास को लेके चलती हैं। उनका जो बैनर जस्टिफिकेशन है, फ्रंटल जस्टिफिकेशन, वो यही होती है कि जी हम अपने व्यू के मुताबिक इस रियासत को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब वो इस्लामी रियासत क्या होती है उस पर भी डिबेट सेटल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान इट इज अ हेट्रोजीनस रिलीजियस सोसाइटी। यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेशन ऑफ इस्लाम को एग्जिस्ट, तो किसका वर्शन ऑफ इस्लाम? आई थिंक ये वो फंडामेंटल इशू है। और इसके इर्द गिर्द जो कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी बाय प्रोडक्ट्स में हमें ये मिलिटेंट वायलेंस नजर आता है। तो हम कर ये रहे हैं कि जो टॉप पे डिबेट सेटल्ड नहीं है हम उसको तो उसी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन जो मीडियम और बॉटम लेवल पे उस कॉन्ट्रडिक्शंस की जो बाय प्रोडक्ट्स है, वो मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट शरिया मूवमेंट्स हैं, उनकी जो expressions हैं in the form of violence, in the form of fundamentalism, in the form of extremism, उसको हम हार्ड काउंटर टेररिज्म जो मिलिट्री ऑपरेशन है और सॉफ्ट काउंटर टेररिज्म जो काउंटर नैरेटिव की डोमेन है, जो रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन, डीमोबिलाइजेशन की डिबेट है, उसके थ्रू टैकल कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल था कि ये परसिस्ट क्यों करता है या रिकरेंट क्यों है, बार बार वापस क्यों आ जाता है, एक बार हमने किया कुछ थोड़ा सा, हमने वायलेंस के लेवल को नीचे किया, फिर वापस आ गया, फिर दोबारा हमने 2014 के बाद 15 में नेशनल एक्शन प्लान के नीचे एक नेशनल कंसेंसस बना के शुरू किया। 4-5 साल थोड़ा वायलेंस नीचे था, जैसे ही तालिबान का गवर्नमेंट का रिटर्न होता है अफगानिस्तान में, फिर हम देखते हैं कि ये शूट अप कर गया है। उसकी वजह यह है कि एज अ रियासत जब तक हम एक लॉन्ग टर्म विजन के नीचे ये जो कंटेस्टेड नोशन ऑफ नेशनलिज्म है, इस डिबेट को किसी भी तरीके से जितनी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो सेटल नहीं करेंगे तो वो गैप्स रहेंगे। अच्छा, उन गैप्स के साथ साथ फिर गवर्नेंस के गैप्स भी हैं, फिर सेंटर पेरिफेरी की एक वो जो है अनईजी अनइक्वल रिलेशनशिप भी है, जो है डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मबनी है, स्पेशली बलूचिस्तान में, स्पेशली केपी और केपीबी में, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो ये जिस समय तक ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, वायलेंस इन वन फॉर्म और दी अदर यहाँ वापस आता रहेगा। तो खाली काउंटर टेररिज्म का मसला नहीं है, ये उससे बड़ा मसला है जो लॉन्ग टर्म के अंदर जब तक ये डिबेट सेटल नहीं होगी तो ये जो वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस का विशियस साइकिल है इसको हम रिपीट होता हुआ देखते रहेंगे। आपने डिफरेंट लेवल्स पे इश्यूज़ की बात की, तो टॉप के जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे? एक अनईजी डिबेट है जिसको जब से पाकिस्तान बना है उससे लेके आज तक या तो डेलिबरेटली उसको जो है उसको एक वेग रखा गया है और उस वेगनेस ने कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। पहले इस कंफ्यूजन के नतीजे में जो वॉइसेस उभर के सामने आती थी वो मेन स्ट्रीम फार राइट की थी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, और फिर वो मुख्तलिफ धड़ों में टूटा। ये वो आवाजें थी जो उस विजन को आर्टिकुलेट करती थी ये कि उनके हिसाब से इसको एक थियोलॉजिकल स्टेट होना चाहिए था। फिर हमें उसके अंदर ज्यादा शिद्दत ज़िया साहब के दौर में नजर आई। ऑन दी अदर साइड हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है, इस तरह की लेफ्ट की और ऑर्गेनाइजेशन नजर आती हैं जो एक और नोशन ऑफ नेशनलिज्म जो है जो एक वेलफेयर मुस्लिम स्टेट का था उसको देख के और उसके हिसाब से उसको आर्टिकुलेट करती हैं। फिर सेंटर के ऊपर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इसकी जो डिफरेंट इटरेशंस है या और धड़े हो गए वो एग्जिस्ट करती है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको आप उस स्पेक्ट्रम पे देख सकते हैं। मैंने 3 बड़ी पार्टीज का नाम ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब उसके अंदर आ जाती है, वो भी जो है सेंटर राइट के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है।
तो ये उस विजन को समहाउ आर्टिकुलेट करती है, लेकिन जो फार राइट था वो मेन स्ट्रीम रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी थी। अब हुआ ये है कि उस स्पेस के अंदर, उस फार राइट की स्पेस के अंदर, जैसे जैसे आप देखते हैं कि ये जो पार्टीज है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी इलेक्टोरल अपील जैसे जैसे कम हुई है, स्पेशली जमाते इस्लामी की, तो उसके अंदर नए एक्टर्स ने एनक्रोच किया है। उसके अंदर तहरीके लब्बैक आपको नजर आती है, विच इज अ सुन्नी रेडिकल ग्रुप, वो उसके अंदर आ चुके हैं। और अब आप देखेंगे, अगर आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंदर देखें, तो आपको टीटीपी भी जो है वो स्पेस एटलीस्ट क्लेम करती भी, उसने क्या उसको उनसे स्क्वीज किया है, ये नहीं, ये डिबेटेबल बात है, लेकिन वो उसको क्लेम करती भी नजर आती है। यानी वो मेन स्ट्रीम इश्यूज के ऊपर अपना नैरेटिव सेट करती है। चाइल्ड मैरिज बिल के ऊपर की बात हो या इस तरह की और जो इस तरह की लेजिस्लेशन थी, उस पर बड़ा खुल के अपना व्यू टीटीपी रखती है, और वो व्यू लोगों तक पहुंचता भी है। तो वो उसके अंदर वो भी जो है वो एनक्रोच कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वो इशू है जिसको आज तक जो है हम एज अ सोसाइटी सेटल नहीं कर सके। और एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं, वो जो आप एडहॉकिज्म की बात कर रही थी, वो एडहॉकिज्म खाली काउंटर टेररिज्म पे नहीं है। तो जो इस्लामिक एक बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन मैं उसको बोल्डली कह रहा हूं कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, देर इज नथिंग इस्लामिक और रिपब्लिक अबाउट इट। ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। इस डिबेट को कहीं से शुरू करके सेटल जब तक नहीं होता, क्योंकि जब एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत आप डिबेट को और उस को सेटल कर देते हैं, तो फिर हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को उसका रोल पता हो जाता है। क्लर्जी को पता है उसका क्या रोल होगा, सिविल सोसाइटी को उसकी स्पेस की समझ आती है, पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी बाउंड्रीज और उनकी एक्टिविज्म और उनकी फ्रीडम और उनकी कंस्ट्रेंट का, उनके चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज, वो भी उनको समझ आ जाती हैं। जब ये डिबेट ही सेटल नहीं है, तो फिर एक एडहॉकिज्म यूं भी चलता है कि जिस तरफ की हवा चल रही होती है, वो अगर फार राइट की हो, तो फिर हम देखते हैं कि इवन कि जो लेफ्ट की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमें जो है रिलीजियस नैरेटिव के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करती हुई नजर आती है, क्योंकि मूड उस तरह का बना हुआ होता है। तो ये है वो इश्यूज जिसकी वजह से फिर पार्टीज अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशंस छोड़ती हैं, और जो उस वक्त का फ्लेवर ऑफ द सीजन होता है पॉलिटिक्स का, उसके अंदर अपने आप को सिचुएट कर लेती हैं। उन कॉन्ट्रडिक्शंस में फिर आपको नजर आता है कि हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी सीट एडजस्टमेंट से पाए साहबा लश्कर जंगवी से करती थी, यही हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती हुई नजर आई। सो हम अगर एक पिछली डिस्कशन से मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ कि आपने कहा कि नॉन वेस्टर्न एंड नॉन कॉलोनियल लेंस से पाकिस्तान को टेररिज्म के इशू को देखना पड़ेगा और इसको ऑर्गेनिक वेज में ट्रीट करना पड़ेगा एज अ स्ट्रैटेजी। तो हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए ये बताइए कि नॉन कॉलोनियल, नॉन वेस्टर्न लेंस क्या होगा, उससे क्या मुराद है आपकी, और क्या काउंटर टेररिज्म अप्रोच में ऑर्गेनिक वेज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, जब यहाँ से विड्रॉल हुआ था, तो वो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसको मेरे हिसाब से हमने वेस्ट कर दिया, कि अब हम वो जो अमेरिकन फ्रेमवर्क ऑफ काउंटर टेररिज्म है उससे हटते जाए, और मोर इंडिजिनस वेज ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म उसकी तरफ जाए। और उसके अंदर हमें पूरे नैरेटिव को रिविजिट करने की जरूरत थी। तो जो मैं इंडिजिनस काउंटर टेररिज्म की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एक तो हमें अपने फ्रेमवर्क्स को खुद डिफाइन करने की जरूरत है। मसलन आप ये देखें कि वेस्ट के अंदर जो रेडिकलिज्म है मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटीज के अंदर, वो बहुत ही सरफेस लेवल की सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करता है। जैसा कि आप इंक्रीजिंग रिलीजियोसिटी जो एक सोसाइटी में होगी, उसका रेडिकलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान जैसी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर अगर खवातीन हिजाब पहन रही हैं, अगर जो मर्द हजरात है वो दाढ़ी रख रहे हैं, या वो रिलीजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट टेल्स यू, द इंक्रीजिंग रिलीजियोसिटी टेल्स यू नथिंग अबाउट रेडिकलिज्म। ये बहुत ही नॉर्मल जो है वो वेज ऑफ लाइफ है एक मुसलमान माशरे के लिए। लेकिन इन चीजों को एज मार्कर्स ऑफ रेडिकलिज्म ट्रीट किया जाता रहा है। तो हमें वो जो नोशंस ऑफ रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म है, हमें उससे उससे वी हैव टू जूम आउट ऑफ इट, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम इट,
तो हमें अपना फ्रेमवर्क जो है उसको जो है वो डिफाइन करने की जरूरत है। और जब वो हम कर लेते हैं तो उसके हिसाब से फिर हमें अपनी पॉलिसीज को भी रिविजिट करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि ये डिबेट जो टॉप पे होगी वो वही है, जो जवाब मैंने आपको बहुत इलेबोरेट करके दे दिया। ये एक अनईजी डिबेट है, लेकिन इसको किसी ना किसी वक्त शुरू करना होगा, वरना फिर वही वायलेंस काउंटर वायलेंस के साइकिल के अंदर आप जो है वो रिकरेंटली घूमते रहे। तो ये तो डिबेट एक एक लेवल पे तो सेटल करने की जरूरत है। अब उसका जो पॉलिसी लेवल आ जाता है, उसके पॉलिसी लेवल के अंदर अब जो कुछ रियासत ने इकदाम लिए हैं वो काफी बोल्ड है और वो काफी इफेक्टिव है। उनके रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा कि जी एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर कौन जिहाद कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। और ये रिलीजन का कवर लेके हर पुरतशद्दुद कार्रवाई को जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। और एक मुआशरा जिसके अंदर इस्लामी कवानीन हो, उसके अंदर किस हद तक गुंजाइश है कि जी इस्लाम का नाम लेके वहां पे एक जो है कि मिलिटेंसी शुरू कर दी जाए और उसको जिहाद का नाम दिया जाए। ये जो डिबेट शुरू हुई है ये इंपॉर्टेंट डिबेट थी, पहले शुरू हो जानी थी लेकिन हो गई है। तो एग्जैक्टली इसी तरफ मेरा इशारा था। इसी तरह जो अब फितना अल खवारिज का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉइन किया है रियासत ने। दो के ये एक अप्रोच है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस एटलीस्ट एक पुश बैक इन ग्रुपों को इस पे मिली है एंड वी सी कि वो एक डिफेंसिव पे चले गए हैं। और जब से रियासत ने ये बयानिया चलाया है, आप देखें कि टीटीपी जैसा ग्रुप जो तकफीर या एक्स कम्युनिकेशन के एक्सप्रेशन में पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो डिस्क्राइब करता था, अब वो उससे हटना शुरू हो गए हैं। अब जो वो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो गासिब फौज, वो दुश्मन फौज या रॉयल इंडियन आर्मी ये करके करते हैं। वो टर्म यूज करते थे मुर्तद फौज का, जो जो अपोस्टेसी करते थे, उससे वो हट गए हैं, जिसका मतलब है कि वो अब डिफेंसिव पे पहली बार आए हैं। तो ये एग्जैक्टली इससे मेरी मुराद थी। और फिर एक और जो उसका है कि अब हमें रिहेबिलिटेशन और डी रेडिकलाइजेशन जो है उसकी तरफ भी सोचना होगा। और उसके लिए हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी कर सकते हैं और हम लर्न भी करते हैं दूसरी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से। जैसा कि सऊदी अरब के अंदर बड़ा एक एलेबोरेट प्रोग्राम मौजूद है, मलेशिया के अंदर मौजूद है, इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है। हाँ, उनके कल्चरल जो नुआंसेज है वो हमारे से डिफरेंट होंगे, उनके अंदर उनके मुल्कों में जो मिलिटेंसी की नोयत है वो फर्क हो सकती है, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस से एटलीस्ट एज मुस्लिम स्टेट हम सीख सकते हैं। क्योंकि हमें मुआशरे में बाय इन पैदा करना है, तो हमें ये जो वेस्टर्न नोशंस ऑफ काउंट, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वेस्ट के अंदर फ्रेमवर्क्स है या जो जो उनकी अप्रोचेज है उनको बिल्कुल ही हम छोड़ दें, लेकिन हमें रिविजिट करने का जरूरत है। जो हमारी जरूरियात और हमारी कंस्ट्रेंट और हमारे चैलेंजेस से मुताबिकत रखता हो उसे हमें अपनाना चाहिए, जो नहीं रखता उसे हमें छोड़ देना चाहिए। ये मेरी मुराद थी कि आप एक इंडिजिनस काउंटर एक्सट्रीमिज्म का फ्रेमवर्क जो है उसको इवॉल्व कराएं और उसको सारे जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, स्पेशली जो हमारा फार राइट है, उसका उसके अंदर बाय इन हो। और फिर आप उसको कम्युनिटी लेवल पे जब डिसेमिनेट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल नेटवर्क है। सबसे बेहतरीन नेटवर्क आपके पास मस्जिदों का है। जो आवाज मस्जिद के मेंबर से जाएगी इन इस पुरतशद्दुद मिलिटेंसी या अस्करियत पसंदी के खिलाफ, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई वॉइस नहीं हो सकती। एक तो वो वॉइस तमाम घरों तक पहुंचती है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती है, और चूंकि वो मेंबर से आवाज जाएगी तो उसकी इफादियत भी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको फिर रिलीजियस स्कॉलर्स का बाय इन पैदा करना पड़ेगा, एक कंसर्टेड एफर्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है वो एक कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। चलें हम थोड़ा सा अपना फोकस अफ़गानिस्तान की तरफ करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले जिस तरह से मेंशन किया कि पोस्ट तालिबान टेक ओवर के बाद जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हुआ है और उसमें पाकिस्तान भी वो एक हीट फील कर रहा है, इन स्पेशली टीटीपी की रिसर्जेंस के साथ। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी लैंडस्केप को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ जो कंटिन्यूड एक सेंचुरीज़ मौजूद हैं उन ग्रुप्स की, स्पेशली ISKP की इन अफ़गानिस्तान, वो किस तरह से रिस्क को बढ़ा देंगी कि इंटरनेशनल एक जो काउंटर टेररिज्म इंटरवेंशन है वो दोबारा हो सकती है या नहीं, और वो किस तरह से रीजनल लैंडस्केप को अफेक्ट करेगी? देखिए, यहाँ पे एक इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म की इंटरवेंशन अब तो नहीं होगी, ये बड़ी क्लियर बात है। आई थिंक ये हमें समझ भी लेना चाहिए।
काउंटर टेररिज्म जो है वो ग्लोबल प्रायोरिटीज में, हायरार्की में बिल्कुल बॉटम पे आ गया है। उसको जो अगर आप कोई भी जो स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं अमेरिका से, उसके अंदर अगर आप उसको चेक करें तो एक वो जो भी ग्रेट पावर कंपटीशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो है वो कंपटीशन है, ट्रेड वॉर है, क्लाइमेट चेंज है और इश्यूज है, उसके अंदर एक कैटेगरी होती है अदर की, जो बिल्कुल बॉटम पे लिखी थी। अब टेररिज्म को उसके अंदर लिखा जाता है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि वो अनटिल अनलेस यहाँ के बहुत ही बड़ा यहाँ पे कोई गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा जो मुझे नजर नहीं आता कि होगा, या लोकल लेवल की इंसर्जेंसी एट मैक्सिमम, ये कोई जो है वो ट्रांस रीजनल होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। जो मॉडल था काउंटर टेररिज्म का वॉर ऑन टेरर के वक्त में पीक पे, वो था अमेरिकन लेड पार्टनर इनेबल्ड, यानी अमेरिका लीड करता था और जो इसकी एलाइड कंट्रीज थी जैसे पाकिस्तान था और मुल्क थे, वो असिस्ट करते थे। अब ये चेंज हो गया है। अब ये पार्टनर लेड और यूएस असिस्टेड मॉडल है। और उसकी एग्जांपल आपको वो मोहम्मद शरीफुल्लाह जो एबी गेट अटैक का मास्टरमाइंड था, उसकी गिरफ्तारी होती है मार्च, इस साल मार्च में, और फिर पाकिस्तान उसे अमेरिका को हैंड ओवर करता है। तो उसको अगर आप देखें तो वो इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूएस असिस्टेड एंड पार्टनर लेड काउंटर टेररिज्म, कि उसकी इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन या वेयर अबाउट्स जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका ने दी है, और उसको एग्जीक्यूट करके बंदा पकड़ के अमेरिका के हवाले पाकिस्तान ने किया। तो ये अब वो काउंटर टेररिज्म का फ्रेमवर्क है। तो अमेरिका असिस्ट तो करेगा, वेस्ट भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी असिस्ट करेगी। वो टेक्निकल असिस्टेंस हो सकती है, वो ट्रेनिंग हो सकती है, वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की मदद हो सकती है, वो पीसीवीई के प्रोजेक्ट्स के अंदर काउंटर नैरेटिव्स को फॉर्म करना, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स के ऊपर तो वो मदद दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक इंटरवेंशन नहीं होगी। तो ये आपके सवाल का जो सेकंड पार्ट था उसका मैंने जवाब दे दिया। अब पहले पे आ जाए कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है उसका सिक्योरिटी फॉल, आई थिंक इफ देयर इज वन कंट्री विच इज द मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय द सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ तालिबान रिटर्न, वो पाकिस्तान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022, 23, 24 देख ले तो ये तो बहुत ही, या कोई भी और डेटाबेस, मैरीटाइम मैरीलैंड का जो जीटीडी ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस है उसको, या कोई और डेटाबेस उठाए, ये क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। आई थिंक लास्ट ईयर एज पर द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान वाज द सेकंड मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय टेररिज्म। और टीटीपी जो है वो बेनिफिशियरी है तालिबान की टेक ओवर का। तो यहाँ पे आई थिंक अब जो हमारे लिए मसला पैदा हो गया कि सिक्योरिटी के साथ साथ, काउंटर टेररिज्म के साथ साथ, आपकी जो डिप्लोमेसी है तालिबान के साथ, ये दोनों मिलकर डिटरमिन करेंगी कि टू व्हाट एक्सटेंट यू विल बी एबल टू ओवरकम द टीटीपी चैलेंज। तो तालिबान के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा चलता है, टीटीपी के ऊपर किस तरह की कन्वर्सेशन, एंड कपल्ड विद दैट आप बॉर्डर सिक्योरिटी, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की सिक्योरिटी, और अंदर काउंटर टेररिज्म को कैसे करते हैं, ये तीन चीजें जब मिलेंगी, इनकी सिनर्जी से आपको नजर आएगा कि वेयर इज द मिलिटेंसी लैंडस्केप हेडेड। ये एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है जिसको आपको सिक्योरिटी, बॉर्डर एंड काउंटर टेररिज्म एंड डिप्लोमेसी को मिला के नेविगेट करना है। और इसका एक कंपोनेंट होगा योर कन्वर्सेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली द यूएस, कि वो किस तरह की मदद आपको देते हैं। हम अगले सवाल में बलूचिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पे डेकेड्स ऑफ मिलिटेंसी, कंटेस्टेड नैरेटिव्स की बात होती है, डीप ग्रीवेंसेस की बात होती है। कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं टर्की की जो फाइट है विद पीकेके। तो आपके ख्याल में बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस से आगे क्या हो सकता है, कि जिस तरह से पीकेके के साथ एक पॉलिटिकल, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ है, आप इस तरह की कुछ लेजिटिमेसी गैप्स को एड्रेस होता हुआ देखते हैं बलूचिस्तान में? देखने की ये जरूरत है कि करंट सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर है क्या। तो मैं अगर काउंटर इंसर्जेंसी के फ्रेमवर्क्स के अंदर रख के इसको एक कैंडिड बात करूं तो वो यही है कि इस वक्त ऑन द बैटल फील्ड जो है वो एक डेडलॉक है। बैटल फील्ड के ऊपर एक ग्रिड लॉक हुआ है, और वो जो ग्रिड लॉक है दैट
डिक्टेट्स ग्रिडलॉक का डेडलॉक का मतलब यह है कि जो दोनों पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू इम्पोज अ मिलिट्री सोल्यूशन ऑन ईच अदर। तो फिर जब ये हो जाता है इंसर्जेंसी के अंदर, तो फिर दैट आइडियली पेव्स द वे फॉर अ पॉलिटिकल डायलॉग। अब रियासत बड़ी क्लियर है कि जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस लोग हैं उनसे तो कोई डायलॉग नहीं होगा। जो लोग वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां छोड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को मानते हैं और उसकी बाउंड्स के अंदर रह के कोई निगोसिएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और इंसर्जेंट के पार्ट पे भी ये होता है कि जब ये डेडलॉक होता है तो इंसर्जेंट डेडलॉक करता ही इसलिए है कि वो ये इम्प्रेस करना चाहता है तो अपने से कन्विंस जो कन्वेंशनली सुपीरियर एडवर्सरी या मिलिट्री होती है उस पे कि मिलिटरली तो आप हमें क्रश नहीं कर सकोगे, एंड देन ही ट्राइज टू अर्न अ सीट ऑन द निगोसिएशन टेबल। तो एज फार एज अर्निंग अ सीट ऑन द टेबल इज कंसर्न, वो सीट तो उनके लिए खुली है। अब वो उस पे आके नहीं बैठना चाहते तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन उसके रिजल्ट में ये होता है कि ये जो डेडलॉक इंसर्जेंसीज में जब प्रोलॉन्ग करता है, तो फिर वो एडवांटेज ग्रेजुअली इरोड होता है, डिसिपेट होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें होता यह है कि, और जो हम देख रहे हैं होता हुआ, कि फिर ये होता है कि जब वो डेडलॉक प्रोलॉन्ग करता है तो यू सी मोर एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस इन द इंसर्जेंसी जो हमें नजर आएंगे। सुसाइड टेररिज्म हमें नजर आया है, फिर फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स हमें नजर आ गई। फिर हमने देखा कि बड़े बड़े मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो है यहाँ पे शुरू हो गए हैं। ब्रीफ कैप्चर्स ऑफ रिमोट टाउन्स शुरू हो गया है, हाईवेज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। उससे एक ये फॉल्स इंप्रेशन या सेंस तो क्रिएट होती है कि इंसर्जेंट्स आर गेनिंग ग्राउंड। लेकिन ये यहाँ पे जो एक फंडामेंटल वो, और वो अफगानिस्तान से उसकी एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन था, अमेरिका था। अमेरिका ने चले ही जाना था, ये तालिबान को भी पता था और ये अमेरिका को भी पता था। तो अमेरिका उतना ही कर रहा था, उतनी ही फोर्स लगा रहा था जितना उसके जो स्टेटेड गोल्स थे उनसे मुताबिकत रखता था। यहाँ पे ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो इधर कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि बिल्कुल इसको जो है ना ऑल आउट ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करके एंड तक लेके जाया जाए, तो ये उस तरह की वॉर है। तो इसमें इंसर्जेंट एक इस लेवल से ज्यादा कामयाब हो नहीं सकता। तो वो जो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस के बाद का फेज आता है, उसमें फिर एलियनेशन शुरू हो जाती है इंसर्जेंट्स की। कुछ उनमें से क्रिमिनल्स बन जाते हैं, कुछ मिलिटेंसी को छोड़ जाते हैं, जो बाकी होते हैं वो और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। लेकिन वो अपना एडवांटेज अगर निगोसिएशन नहीं करते तो अपने एडवांटेज को इंसर्जेंट जो है वो खो देता है। तो इस वक्त हम जहाँ पे बलूचिस्तान में खड़े हैं वो मेरा ख्याल है एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है, जिसके बाद जो है ये ट्रेजेक्टरीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रिडिक्टेबली फिर वो एलियनेशन शुरू हो जाता है कि अगर इसके बाद भी हम वो जो गोल अपना बताते हैं उसको अचीव, सेपरेटिज्म का, वो अचीव नहीं हो रहा, तो फिर लोग रीथिंक करना शुरू कर देते हैं। अब इसके सोल्यूशन की पार्ट की तरफ अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं, तो आई सिंसियरली बिलीव कि फंडामेंटली ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जिसका एज सच कोई सिक्योरिटी सोल्यूशन नहीं है। तो किसी लेवल पे कहीं ना कहीं से रियासत को यहाँ पे एक जेन्युइन, एंड आई एम्फसाइज द वर्ड जेन्युइन, पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट फिर पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको मिलिटराइज सिक्योरिटाइज करेंगे उतना ज्यादा मसला बिगड़ जाएगा, क्योंकि ग्रीवांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब तक आप ग्रीवांसेस जो जेन्युइन है उनको एड्रेस, वो ओवर एग्जेजरेटेड हो सकती है लेकिन उनके अंदर मेरिट है। आप जब तक उनको एड्रेस नहीं करते बाय थ्रोइंग मोर बुलेट्स एंड बॉम्ब्स ऑन द इशू, you cannot kill your way to victory. You will have to go back to the drawing board and think about the political process. अगर आपने यहाँ पे एक सिक्योरिटी पॉलिसी को चला के भी रखना है, तो काउंटर इंसर्जेंसी एक पॉलिटिकल विजन के नीचे एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है। उसके ऊपर एक पॉलिटिकल विजन तो लेके आए ना, आप एक पॉलिटिकल विजन तो काउंटर इंसर्जेंसी के फ्रेमवर्क पे बिठाए कि
आप करना क्या चाह रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की रिट को रिस्टोर करना है, सेपरेटिज्म को जो है वो सप्रेस करना है। यस, आई अंडरस्टैंड दैट यही हो रहा है, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल विजन होना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल इनरोड्स बनाने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक यंगर जनरेशन है जो काफी ज्यादा एलियनेट हुई है और उसको किया गया है। तो आई थिंक इट विल बी ए जनरेशनल स्ट्रगल। ये कोई ओवरनाइट यहाँ पे इंप्रूवमेंट आएगी नहीं, लेकिन इसको ग्रेजुअली कहीं ना कहीं से someone has to pick up the political threads here and start talking more in political tones here. उसमें सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन उसको आपको एक पॉलिटिकल विजन को आर्टिकुलेट जरूर करना है। मेरे ख्याल में अब हम थोड़ा सा ऑपरेशनल साइड की तरफ आते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हैं तो जो थ्रेट लैंडस्केप है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टीटीपी वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर रही है, चाहे वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग हो, ड्रोन्स हो, जो कि आपने बहुत रिसेंटली बहुत अच्छा एक पीस कंट्रीब्यूट किया, एंड एआई जनरेटेड कंटेंट भी उसमें शामिल है। सो पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म अपरेटस है वो इसको किस तरह से, इस शिफ्ट को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है? इसके साथ साथ जो ग्लोबल टेक फर्म्स हैं या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको किस तरह से लिमिट करने में अपना रोल प्ले कर सकती हैं? मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूँ। पहले तो टेक फर्म्स की तरफ आ जाते हैं। देखिए, तक यहाँ तक टेक फर्म्स की बात है ना, यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी कि अगर कोई सिंपैथाइजर अकाउंट है, लेट्स से टीटीपी का या बीएलए का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छा हमें तो वो समझ आ रही है कि ये मिलिटेंसी ग्लोरीफाई हो रही है, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, रेडिकलाइजेशन हो रही है। हमें दो काम करने होंगे। एक तो हमें ये करना होगा कि हमें अपने जो इंटरनल मैकेनिज्म है ना डेजिग्नेशन के, जो जिसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट कहते हैं, हमें अपनी लिस्ट को तैयार करना होगा अंडर अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट मैकेनिज्म। उसी सीरियसनेस, उसी संजीदगी के साथ काम करना होगा जैसे हमने फैटफ के एक्शन प्लान्स के ऊपर करके अपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम और अपनी काउंटर टेररिज्म फाइनेंस के जो हमारे जितने भी रिजीम्स हैं वो बड़े रोबस्ट है। अब यहाँ पे बिल्कुल जो है वो एक जो मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट इजी एनी मोर। आप बगैर लिजिट डॉक्यूमेंट्स के और विदाउट द प्रूफ ऑफ मनी आप अकाउंट नहीं खोल सकते। तो उन्हीं लाइंस पे एक तो काम करें कि जो भी आपको इस तरह के लोग नजर आए उनको अपनी लिस्ट में डेजिग्नेट करें। एक दफा जब एक अकाउंट को आप फ्लैग करते हैं, उससे पहले वो आपकी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में आ जाता है अंडर अ वेरी रोबस्ट and a very transparent criteria which you can explain to these tech firms। तो फिर तो पहला तो आपका ये, तो आपकी वो सीरियसनेस जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, जो फैटफ की सीरियसनेस थी वो रिफ्लेक्ट इस तरह भी हुई कि इंडिया ने जो करंट 4 डे कॉन्फ्लिक्ट था आफ्टर द पहलगाम अटैक, अनफॉर्चुनेट अटैक, उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, लेकिन वहां वो इसलिए नाकाम नहीं हुए कि जो है पाकिस्तान के कोई दोस्तों ने उसकी, वो इसलिए नाकाम हुए वहां पे क्योंकि फैटफ को ट्रांसपेरेंटली पता था कि एग्जैक्टली पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो कोई लूप होल नहीं था, तो कोई एलिगेशन स्टिक नहीं कर सकी, क्योंकि जो जो पाकिस्तान कर रहा था वो ट्रांसपेरेंटली फैटफ को पता था। तो उन्होंने उसको मेरिट पे रिजेक्ट किया और वो पोलिटिसाइजेशन की एफर्ट फेल हो गई। यहाँ पे भी करना यही होगा कि एक तो लिस्ट बनाए अंडर अ रोबस्ट क्राइटेरिया, लोगों को डेजिग्नेट करें। आपकी लिस्ट पे आप बताएं कि ये हमारी लिस्ट पे और उसकी रीजंस हो। नंबर टू, आपने ये करना है कि आप उसके साथ साथ ये भी करें कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है, ये भी उनकी मदद करने में उनकी मदद करें कि वो उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है। जब ये दो काम करके आप इन कंपनीज के पास जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कि वो उन अकाउंट्स को रिमूव ना करें। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इवॉल्व अ वर्किंग रिलेशनशिप विद दीज टेक कंपनीज। और जो दो स्टेप्स मैंने बता दिए ये आपने करने हैं। या जरूर ये होता है कि इसके अंदर कुछ पॉलिटिक्स भी इवॉल्व है, कुछ ग्रुप्स को वो इसलिए या अकाउंट्स को वो इसलिए भी रिमूव नहीं करते कि वो समझते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसिडेंट्स है। तो वो जो टेररिज्म को पॉलिटिसाइज किया जाता है कि जो उसको हम टेरर समझते हैं उसको वो नहीं समझते, वो एक अलग फिर कन्वर्सेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपका जो परसेंटेज रेट है ऑफ
गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम दीज कंपनीज वो बढ़ जाएगा। और फिर आप जब सीरियसनेस दिखाएंगे तो वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी आपके साथ काम कर सकते हैं, कंटेंट मॉडरेशन पे काफी काम हो सकता है। ये तो एक हो गया। इफ आई कंटिन्यू विद इन द रिवर्स ऑर्डर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है वो काफी रुडिमेंट्री है। यानी जो ऑनलाइन अवेलेबल टूल्स हैं उनको यूज करके, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वो पोस्टर्स बना रहे हैं, वो बुलेटिन्स बना रहे हैं, वो ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, और इसी तरह की और जो प्रोपेगेंडा कंटेंट है, प्रोडक्ट्स है, उन्हें वो बना रहे हैं। यहाँ पे ये बात कहना बहुत जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आइडियोलॉजी का आपस का जो रिलेशनशिप है ये समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी नहीं है जितनी आइडियोलॉजी है। तो व्हाट यू रियली हैव टू काउंटर इज आइडियोलॉजी। ये क्लियर होना चाहिए, बिकॉज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो टेक्नोलॉजी है, इट इज एन इनेबलर ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये इनेबल करती है। व्हाट डज इट डू? तीन चीजें करती है। नंबर एक, ये एक्सेस को इजी बना देती है। नंबर टू, ये रेडिकल प्रोपेगेंडा को एम्प्लीफाई कर देती है। नंबर थ्री, और उसका वॉल्यूम बढ़ाती है। नंबर थ्री, ये पर्सनलाइज कर देती है। यानी जैसे जैसे वो जो लर्निंग मैनुअल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो जैसे जैसे जितनी ज्यादा उनकी डेटा लर्निंग होती जाएगी, उतना ज्यादा वो पर्सनलाइज्ड किस्म का कंटेंट अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुप बनाएंगे। यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस जब इस लर्निंग के थ्रू इवॉल्व करेगी, तो वो आपको एक ऐसा कंटेंट बना के ऐसी पिच देगी विच विल बी पर्सनली अपीलिंग टू यू, जो आपकी विशेस, एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस और फियर के करीब तरीन होगा। यानी वो इमोशनली बड़ी अपीलिंग होगी आपकी। वही काम जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन में होता है, कि हमारे इमोशंस के करीब एक क्राइसिस के टाइम में ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन की कंपेन चला के हमें ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिसे हम क्रिटिकली इवेल्युएट किए बगैर कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं या गम की हालत में होते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू डू दैट। तो जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का सोल्यूशन है वो ऑफलाइन है, यानी आइडियोलॉजी को काउंटर करने के अंदर ही होगा। ये लंबी डिबेट है, लेकिन मैं इतने पॉइंट इस पे कहना चाहता था। अगेन इन द रिवर्स ऑर्डर आप ड्रोन्स पे आ गए। ड्रोन्स यहाँ पे क्वाडकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं। क्वाडकॉप्टर्स भी चाइनीज ओरिजिन के ज्यादातर यूज हो रहे हैं, जो छोटा पे लोड ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम द एयर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वो काफी सोफिस्टिकेशन उसके अंदर आती जा रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड वे में यूज हो रहा है। यानी एक आधे हमले में ये हुआ कि मोडस ऑपरेंडी टेररिस्ट का ये था कि उन्होंने फायरिंग करके जो है वो ट्रुप्स को एंगेज किया, और वो जब एंगेज हुए तो ऊपर से उन्होंने ड्रोन को भेज के पेलोड ड्रॉप कर दिया। यानी वो एंगेज थे ऊपर से। नाउ दैट्स वेरी टेक्टिकली वेरी वेरी स्मार्ट मैन्यूवरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप उसको एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, और आप वो टेक्टिकल एडवांटेज, सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो लेके वो टेक्टिकल एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कोई ये गेम चेंजर नहीं है, कोई इसमें कोई स्ट्रेटेजिक कोई भी एडवांटेज मिलिटेंट को नहीं मिलेगा। इसकी जो काउंटर स्ट्रेटेजीज है वो बड़ी सिंपल है। वो लेकिन ये है कि उसमें ऑब्वियसली सिक्योरिटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। थाने हो गए, सिक्योरिटी चेक पोस्टें हो गई हैं, मिलिट्री कॉन्वॉयज की जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, उन सारे एरियाज में आपको वो एंटी ड्रोन गन्स होंगी, या जो जैमिंग की टेक्निक्स है वो सारी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ताकि आप ये टेक्टिकल एडवांटेज जो है वो मिलिटेंट को। अगर मैं क्रूड टर्म में कहूँ तो जो रोड साइड आईईडीज तालिबान ने एज अ वेपन ऑफ चॉइस यूज की थी, ये अब हवा से आईईडी आ रही है। लेकिन एक चीज जरूर है विच इज कंसर्निंग, और उस पर मेरा ख्याल है तवज्जो देनी चाहिए। एक देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। उसकी चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है एक्सपेरिमेंटेशन की। एक्सपेरिमेंटेशन इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स, लेकिन कोई ज्यादा उनमें कामयाबी नहीं होती। फिर होती है इटरेशन की। इटरेशन में ये होता है कि इटरेशन के अंदर आप
वो जो ट्रायल एंड एरर फेज है उससे सम लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर लेते हो, जो अब हमें पाकिस्तान में नजर आता है। वो जब सम लेवल ऑफ सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं, तो उधर से फिर आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तरफ जो है वो फिर काम करते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व करती है, जैसे जैसे इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाती है थ्रू इम्प्रूवमेंट्स, थ्रू फीडबैक, वैसे वैसे उसका जो यूज होता है बाय नॉन स्टेट मिलिटेंट एक्टर्स, दे कंटिन्यू टू हॉर्न एंड पॉलिश देयर स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। थर्ड स्टेज फिर आती है ब्रेक थ्रू की। ब्रेक थ्रू इज वेयर दे हैव ईस्ट द टेक्नोलॉजी, और अब वो उसको बड़ा प्रिसाइजली यूज कर रहे हैं। तो एंड द थर्ड इज देन द कंपटीशन। कंपटीशन पे फिर ये होता है कि मिलिटेंट के पास टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज आ गया है, और फिर रियासतें और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज उसका काउंटर ढूंढती हैं। इसके एग्जांपल आप सोशल मीडिया से ले लेके, जैसे आईएसएस जो थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसने जैसे सोशल मीडिया का यूज करके लोगों को रिक्रूट किया, रेडिकलाइज किया, उनको इराक और सीरिया में आने पे कन्विंस किया, और एक बहुत बड़ी आपको रेवोल्यूशनाइज मूवमेंट नजर आई। और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ने, गवर्नमेंट्स ने आपस में काम कर करके कंटेंट को रिमूव किया, और उन चीजों को ओपन प्लेटफॉर्म से पुश कर दिया इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ। तो कंपटीशन फेज में भी वही चलता है कि एक एडवांटेज लेता है मिलिटेंट या कोई भी जो मिस्चीवियस एक्टर है, और फिर टेक कंपनीज और गवर्नमेंट्स मिलकर काम करके उसको डिनाई करती हैं। एनीवेज, तो ये चार स्टेजेस है। इस चार स्टेजेस की जो कर्व है उसके ऊपर अगर मैं सिचुएट कराऊं पाकिस्तानी जो मिलिटेंट ग्रुप्स का यूज ऑफ ड्रोन्स है, तो इट इज ये वो एक्सपेरिमेंट फेज से तो निकल आया है, क्योंकि अब इस्तेमाल हो रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज कर रही है। तो ये इटरेशन और ब्रेक थ्रू फेज के दरमियान में कहीं है, जहां पे अब वो अब तीन काम वो करेंगे। नंबर एक, वो अब इनकी जो फ्लाइट ड्यूरेशन है और जो डिस्टेंसेस ये ड्रोन्स कवर करते हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कि जितना से ज्यादा दूर जा सके, फ्लाइट टाइम को इंप्रूव करा ले। नंबर टू, वो ये करेंगे कि वो इसका जो पे लोड है, यानी उसका जो पे लोड है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कि वो बड़ा एक्सप्लोजिव जो है उसको ले जाए, सो ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, फ्लाइट टाइम उसका बढ़ जाए, और नॉइज कम हो जाए, और पे लोड ज्यादा लेके जाए। अब इसकी तरफ जो है ये, और ये हमने देखा है कि आईएसएस के भी जो ड्रोन्स वाले थे, वो यही काम उन्होंने किया था, कि एक दफा जब वो हिट कर सकते थे। हाँ, एक चीज जो हमें यहाँ नहीं नजर आई वो ये है कि एक, एंड यू नो दिस फ्रॉम द ड्रोन वॉरफेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सेवरल अदर केसेस, कि आप स्वार्म ऑफ ड्रोन्स भेजते हो टू कंफ्यूज योर एनिमी, और वो होता है टू ओवरवेलम द एयर डिफेंसेस। यहां पे अभी हमने ये नहीं देखा, तो सिंगल सिंगल ड्रोन आता है, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स अभी हमने यहाँ पे नहीं देखे। वो फिर उससे वो ये कर सकते हैं कि वो फिर उनको ओवरवेलम करने की कोशिश कर सकते हैं इन 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 अ सेटिंग जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के अंदर होगी। दैट वी हैवंट सीन सो फार। और इससे जो अगला स्टेप फिर और होता है, वो होता है कि आप एफपीवी के जो ड्रोन्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो बाय यूजिंग अ रिमोट कंट्रोल, जैसे एक वीडियो गेम होती है, कि यू एग्जैक्टली सी व्हाट योर टारगेट इज एंड हाउ यू वांट टू हिट इट। ये उसका नेक्स्ट एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर इसके नेक्स्ट फेजेस हो सकते हैं, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स और फर्स्ट पर्सन व्यू वाले जो ड्रोन है वो। तो अब करने की यहाँ ये जरूरत है जी, कि एक तो अपनी लेजिस्लेशन को इस पे सही करें, जो काउंटर मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट यूज ऑफ ड्रोन्स बाय टेररिस्ट, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। तीसरी चीज जिस पे तवज्जो देने की जरूरत है, कि ये ड्रोन्स आ कहाँ से रही हैं, कैसे आ रही है, उसको ब्लॉक करने की जरूरत है। जहाँ पे आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोचेस की बात करना बहुत ज़रूरी है, कि डिजिटल लिटरेसी गैप की वजह से जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रेडिकलाइजेशन हो रही है, उसमें पाकिस्तान किस तरह से कम्युनिटी ड्रिवन रिस्पॉन्सेस को बेहतर तरीके से इंटीग्रेट कर सकता है अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में। देखिए, उसके लिए जो पहला स्टेप होगा वो तो यह है कि जो यहाँ पे स्टेट सोसाइटी गैप है उसको पहले एड्रेस करें। जब तक वो नहीं होता तो कम्युनिटी तो राइट नाउ, रियलिस्टिक बात की जाए तो वो तो यही है कि आप अगर फाटा के अंदर देख लें,
तो लोग तो ना टीटीपी को वेलकम करते हैं, ना जो वो काउंटर टेररिज्म के जो बड़े ऑपरेशन है लार्ज स्केल में उसे वेलकम करते हैं। तो पहले तो ये स्टेट सोसाइटी गैप जो है उसको कम करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर अभी जो डेवलपमेंट्स बाजोड़ के अंदर हो रही हैं करंटली, या जो खैबर एजेंसी के अंदर हो रही हैं, उसको आप देखें तो लोगों के अंदर क्लियरली देयर इज दैट फीलिंग इन पीपल दैट दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ टीटीपी। एंड ये आपका आपसे मेरी मुराद स्टेट का एडवांटेज होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इसको देखने की जरूरत है, वॉर फुटिंग। नाउ कम्युनिटी ड्रिवन initiatives of counter extremism and terrorism, this is precisely what I mean by indigenizing your responses, soft counter terrorism responses. तो यहाँ पे जो चीज चलती है वो यू नो एनीथिंग विच इज रूटेड इन रिलीजियस फ्रेमवर्क इज गोइंग टू वर्क। तो आपको उसके अंदर से जो है रिस्पॉन्स जो है, और उसके साथ कल्चर, culture is such a strong force when it comes to rejecting alien ideologies, narratives, cloaked in the medium of religion. People will immediately recognize it, provided that legitimate voices are able to articulate the threats and dangers, and then they are able to implement counter mechanisms. इसके लिए कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। देखें ना, जब भी आप एक काउंटर नैरेटिव की बात कर लेते हैं, काउंटर नैरेटिव के बेसिक एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो नैरेटिव है, राइट? बैटल ऑफ आइडियाज है तो नैरेटिव है। नैरेटिव आपका तगड़ा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। लेकिन नैरेटिव कितना तगड़ा या स्मार्ट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैरेटर की लेजिटिमेसी, क्या जो नरेटर है वो उसकी कितनी लेजिटिमेसी है। एंड नरेटर यहाँ पे जो स्टेट है उसकी लेजिटिमेसी आएगी गवर्नेंस के साथ। गवर्नेंस इज द ग्लू विच कीप्स द स्टेट एंड सोसाइटी टुगेदर। अगर गवर्नेंस कोलैप्स कर चुकी है तो फिर नरेटर की जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनेबल है। फिर ऑडियंस है, ऑब्वियसली ऑडियंस आपकी जो है वो आपकी आवाम है। और फिर मीडियम है, medium of through which means and ways you convey, which is the medium। यहाँ पे मीडियम जो है वो सोशल मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, वो मॉस्क्स भी है, फ्राइडे सरमन्स भी हैं, वो लेक्चर्स हो सकते हैं, वर्कशॉप्स हो सकती हैं, ड्रामास हो सकते हैं, पोएम्स हो सकती हैं, डिबेट कंपटीशन, यू नेम इट, एट ऑल लेवल यू कैन डू दैट। लेकिन क्रिटिकल यहाँ पे वही होगा, नरेटर की लेजिटिमेसी, नरेटर के क्रेडेंशियल्स, नरेटर का रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, बाकी सारा कुछ जो है वो 0+0+0+0 ही है। काउंटर टेररिज्म की डिबेट में पाकिस्तान में जो एक इशू हम बार बार सुनते रहे हैं वो वीक इंस्टीट्यूशंस एंड पुअर कोऑर्डिनेशन का है, और नेक्टा का जो वजूद था वो इसी एक इशू को एड्रेस करने के लिए हुआ। सो अभी तक वो एक अनइवन फेज़ या प्रोग्रेसिव फेज़ में चल रहा है। आपके ख्याल में किस किस्म की रिफॉर्म्स हो सकती हैं नेक्टा को इवॉल्व करने के लिए, जिसमें वो इट कैन प्ले अ रोल ऑफ ट्रूली यूनिफाइड काउंटर टेररिज्म हब, स्पेशली जब आप ट्रस्ट बिल्ड करने की बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट हिट कम्युनिटीज़ के साथ? लोग, आप जब तक अपने सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट के इदारों को ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे, तो फिर ये जो आप और मैं बातें कर रहे हैं ये उसमें नेक्टा वीक ही रहेगा। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक टसल है ना, जो मोनोपलीज है, जो मिसट्रस्ट के इश्यूज है, इंफॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन की जो हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन की हुई है, उसकी वजह से ये इदारे इवॉल्व नहीं हो सके। इट हैज टू डू विद द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान। आप ये देखें कि जब शुरू हुआ था नेक्टा का आइडिया जो है वो
होमलैंड सिक्योरिटी की फ्रेमवर्क अमेरिका की जो है उससे निकला था। ब्रेन चाइल्ड है तारिक परवेज साहब का। फाइन फाइन पुलिस ऑफिसर, जेंटलमैन, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेक्टा। उस वक्त जब ये हुआ था तो इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे रखा गया था, जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक साहब। और वो नेक्टा चल नहीं सका, क्योंकि उसको फिर निकाल के दिया गया अंडर दी प्राइम मिनिस्टर हाउस, बिकॉज मिलिट्री wasn't कंफर्टेबल वर्किंग विद रहमान मलिक। जहां से ही वो सिविल मिलिट्री की टसल शुरू हो गई थी, जो आज तक भी जारी है। यानी अब नेक्टा के अंदर हो ये रहा है कि नेफ्टेक एक बनाया गया है, और वहां पे जितने सिविलियन लोग हैं वो अब उस कटी पतंग की तरह है, जिनको नहीं पता कि हमने करना क्या है। तो मेरा ख्याल है स्पेस देने की जरूरत है, रिसोर्सेस देने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है, और दो कदम पीछे हटने की जरूरत है। टीटीडीज ने बड़ा अच्छा काम किया है। पंजाब के अंदर एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म कम होने की वजह शायद एक ये भी है कि यहाँ पे पुलिस बेहतर काम करती है, कराची में पुलिस बेहतर काम करती है। तो पुलिस को एम्पावर करने की जरूरत है। अब आप देखें पेशावर में पुलिस ने कुर्बानियां कितनी दी हैं, मिलिट्री भी दे रही है बिल्कुल। ये है जी मेन मसला। ये जब तक नहीं होगा, मसला यहाँ पे देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है लेकिन दयानतदारी के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे बहुत इदारे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां गिने तो 21 22 23 निकल आएंगी। पॉलिसीज भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमारे काउंटर टेररिज्म के लॉज में कोई मसला। 1997 का जो एंटी टेररिज्म लॉ है उसको उठा के पढ़े, वो बेहतरीन एक लॉ है, जबरदस्त किस्म का। यहाँ पे लॉज का मसला नहीं था, इंस्टीट्यूशंस का मसला नहीं था। यहाँ पे मसला है ओवरलैपिंग मैंडेट्स का। हम ये समझते हैं कि हमारे पास शायद इंस्टीट्यूशंस कम है। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस कम नहीं, जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के हिसाब से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस है। मसला है ओवरलैपिंग मैंडेट्स का, ब्यूरोक्रेटिक टसल्स का, कॉन्ट्रडिक्शंस का, और रिसोर्सेज देने का। जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, एम्पावर करके रिस्पॉन्सिबल करें ना, अकाउंटेबिलिटी करें, जब तक ये नहीं होता मेरा नहीं ख्याल। तो रिफॉर्म जो करने की जरूरत है वो एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है, एक दूसरे की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कोऑर्डिनेटेड काम करने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा तो वही मैं दोबारा बात करूंगा कि हम करते बेसिकली ये है कि जो हमारी टॉप पे कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको तो हम एड्रेस नहीं करना चाहते, लेकिन जो बॉटम पे उन कॉन्ट्रडिक्शंस की बाय प्रोडक्ट्स निकली हैं हम चाहते हैं कि वो गायब हो जाए। तो ये होगा नहीं। तो जब तक ये सिविल मिलिट्री का रिलेशनशिप जो है वो कहीं पे एडजस्ट नहीं होता रियलिस्टिकली, तो मेरा नहीं ख्याल। हाँ, अगर मिलिट्री ये समझती है कि सिविलियन इदारे ये कर ही नहीं सकते तो फिर एक और बात है, लेकिन मेरा ख्याल आई थिंक अदरवाइज। सो मैं अपने आखिरी सवाल को आपके पिछले रिस्पांस के साथ जोड़ लेती हूँ, जो आपने ATA 1997 के बारे में कहा कि ATA 1997 एक बेहतरीन काउंटर टेररिज्म का एक लॉ है, बट अगर देखा जाए तो उसमें टेररिज्म को बहुत वेग रखा गया है, उसके टेररिज्म की डेफिनेशन को। डू यू थिंक कि लीगल रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है टू स्ट्रेंथन प्रोसिक्यूशन, प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज़, और जो हम पब्लिक ट्रस्ट रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, टेररिज्म की डेफिनेशन यूनिवर्सली आज भी वेग ही है। वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर एंड वाइस वर्सा। तो जो क्लैरिटी की बात है, जो मैं बात कर रहा था, ये है कि एटीए को इम्प्रूव किया जा सकता था। एंटी टेररिज्म लॉ को इम्प्रूव, उसकी डेफिनेशन को जो है वो पॉलिश किया जा सकता था, बेहतर किया जा सकता था। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे पास लॉज कम है। हम ये समझते हैं कि हमारे पास शायद उतने रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो है वो उतनी वर्क फोर्स नहीं है जो रिक्वायर्ड है इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए। जो हम नहीं करते वो वही बातें हैं जो पहले सवाल के जवाब में मैंने कर दी, कि आप स्ट्रक्चर को तो छेड़ने पे तैयार नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चर को तो हम ना छेड़े, स्ट्रक्चर वैसे ही रहे, लेकिन इस स्ट्रक्चर के फ्लॉ की बाय प्रोडक्ट जो है वो समहाउ गायब हो जाए, तो ये तो विशफुल थिंकिंग होगी।
कैपेसिटी के इश्यूज ऑब्वियसली होते हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए, रिसोर्सेज आने चाहिए, इक्विपमेंट आना चाहिए, मॉडर्न वेज एंड टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये तो किसी भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस की एवोल्यूशन का पार्ट एंड पार्सल होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्निक्स वक्त के हिसाब से जो जरूरियात और तकाजे होते हैं उनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। लीगल रिफॉर्म्स, बिल्कुल आई एग्री विद यू, लीगल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन जहां पे लीगल रिफॉर्म्स हो रही हो, अदालतें जो है वो सजा दे सके। अब हमारे पास फोरेंसिक की लेबोरेटरीज भी हैं, तो उधर से एग्जामिनेशन फौरन हो जाता है। प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, फ्लॉलेस प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे ये सारा काम हम कर रहे हों, लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर हम जा रहे हों, उसके साथ साथ हमें ये देखने की भी जरूरत है कि हम ग्रीवांसेस जिनकी वजह से ये सारा कुछ है उनको भी एड्रेस करें। तो ग्रीवांसेस को एड्रेस किए बगैर ना ये हम वही उसी उन्हीं विशियस साइकिल्स ऑफ वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस के अंदर जो है वो घूमते रहेंगे। तो बहुत ज्यादा तवज्जो जो है वो इस तरफ देने की जरूरत है। जब आप रिफॉर्म्स कर रहे हो तो आप ये भी दिमाग में रखें कि इसका मैंडेट, इसका स्कोप क्या है, और उसके अंदर ही उसका नतीजा भी देखें। उससे बाहर जाके आप उसका जो है वो नतीजा जो है वो नहीं देख सकते। उसके पीछे जो चीज होगी, ये सारे जो है ये जब एक सिनर्जी इनकी क्रिएट होगी, तो उस सिनर्जी के ऊपर जो चीज डिफरेंस बनाएगी वो होगी वो ग्रीवांसेस, जिसकी वजह से ये सब कुछ इन द फर्स्ट प्लेस होता है, जिसकी वजह से जो है कोई अरेस्ट तक पहुंचता है, अदालत के अंदर पहुंचता है और सजा जजा के अमल से गुजरता है। उस प्रोसेस के अंदर एक बंदा उस ट्रिजेक्टरीज में उन पाथवेज के अंदर पहुंच क्यों जाता है, एक रेडिकल पाथवे पे एक बंदा लग क्यों जाता है, उनका ताल्लुक है आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ, लुकिंग फॉर अ सर्च मीनिंग इन लाइफ। उसका ताल्लुक है रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटीज के साथ। उसका ताल्लुक है ट्राइंग टू डू अचीव समथिंग बिग इन योर लाइफ। तो वो सेंस ऑफ कमेराडरी, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब तक रियासत मुआशरे को नहीं देगी, वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये रिकरेंस रहेगी। बाकी टाइम के हिसाब से जैसे जैसे चीजें इवॉल्व करती हैं, आपको नए लॉज भी चाहिए होती हैं, लीगल रिफॉर्म भी चाहिए होती हैं, वो तो साथ साथ हो सकती हैं। So that's a wrap of our today's discussion. Thank you so much, Abdul Basit, for your time and excellent analysis on counterterrorism and militant. थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज की एपिसोड देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Until next time, take care.